तो फाइनली रेसलमेनिया 37 वो हम जानते हैं शो होने वाला है WWE का, जहां पर पेंडेमिक के बाद पहली बार जो ऑडियंस है एक बार फिर से हमें वापस आते हुए नजर आने वाले। लेकिन भाई पेंडेमिक के टाइम पे ही रोमन रेंस का एक ऐसा हील टर्न हुआ था जो कि उनके फैंस एक लंबे अरसे से वेट कर रहे थे। तो जब रेसलमेनिया के अंदर पहली बार रोमन रेंस हील सुपरस्टार बन के जाएंगे ऑडियंस के सामने, उन्हें फैंस की तरफ से क्या चेयर्स मिलेगा या फिर नहीं, क्या फैंस उनकी हील टर्न को सपोर्ट करेंगे और क्या एज एंड डैनियल ब्रायन को बूम मिलने वाली है? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो भाई आपको वीडियो को बस एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग शार्लेट फेयर के बारे में भी बात करने वाले हैं और एंड्राडे ने ये बात रिवील की है कि शार्लेट फेयर की जब वो ड्रेस चेंज कर रही थी, उनकी कोई फोटो खींच के ले गया था बैक स्टेज के ऊपर, तो उसके कारण शार्लेट फेयर को बैक स्टेज से काफी तगड़ा इशू है। इस पूरी स्टोरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। WWE के हॉल ऑफ फेमर ने भी बात रिवील कर दी कि विंस मैकमैन ने खुद अपना प्राइवेट जेट भेजा था सिर्फ और सिर्फ उस सुपरस्टार की अटायर के लिए। साथ ही में हम लोग फाइनल अपडेट में रेसलमेनिया 37 के बारे में करेंगे बात, क्योंकि अब WWE चैंपियनशिप का मैच नहीं करेगा रेसलमेनिया 37 को हेडलाइन और मेन इवेंट हो चुका है रेसलमेनिया का चेंज। तो भाई ये कुछ अपडेट्स है जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई नो मैं पहले काफी ज्यादा बकबक कर चुका हूं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस बार एंड्राडे के बारे में जुड़ी है। और एंड्राडे ने रिसेंटली अपनी वाइफ शार्लेट फेयर का एक बहुत ही तगड़ा इशू रिवील कर दिया है, जो कि उनका है WWE बैक स्टेज के साथ। और भाई WWE के बैक स्टेज को लेकर शार्लेट फेयर का जो इशू है तब शुरू हुआ जब शार्लेट फेयर बैक स्टेज के ऊपर अपनी ड्रेस एंड अपने कपड़े चेंज कर रही थी, और उस टाइम पे कोई WWE का एम्प्लॉय आता है और वो जो ड्रेस चेंज करने के टाइम उनकी फोटो खींच के ले जाता है। शार्लेट फेयर को जैसी ही बात पता लगती है वो WWE मैनेजमेंट को एंड बाकी जो विंस मैकमैन वगैरह को इसके बारे में कंप्लेन करती हैं। इसका कोई आखिर में कंक्लूजन तो निकल कर सामने नहीं आता कि भाई एक्चुअल में वो बंदा कौन था, लेकिन ये एक चीज़ है जिसके कारण शार्लेट फेयर बैक स्टेज के ऊपर ज़्यादातर नहीं रहती, खास करके इस मामले में जब उन्हें अपनी अटायर या फिर ड्रेस वगैरह चेंज करनी होती है। और एक बहुत ही तगड़ा इशू शार्लेट फेयर का बैक स्टेज के साथ है और एक कुछ बातें जो कि एंड्राडे रिवील करती जो कि मेरे हिसाब से एकदम भाई समझ से बाहर है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि WWE एम्प्लॉयज का दिमाग कभी कभार खराब क्यों हो जाता है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हो नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और इस बार ये हमारी प्यारी दुलारी एलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। और एलेक्सा ब्लिस ने भी रिसेंटली एक बहुत ही कमाल की स्टोरी रिवील कर दी है उनके फॉर्मर बॉयफ्रेंड यानी कि बडी मर्फी के साथ में। अब होता है कि रिसेंटली जो एलेक्सा ब्लिस है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक हमें जो पूरी उनकी स्टोरी और बडी मर्फी के वो पोस्ट करती हुई नजर आती है। स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। वो कहती है कि जितने टाइम में अपने जो वर्कआउट है या फिर जो अपने इक्विपमेंट से जिम वगैरह के उसकी फोटो पोस्ट किया करती थी, तुरंत मुझे मैसेज आता है बडी मर्फी की तरफ से। वो पहले की शायद यहाँ पर बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी बडी मर्फी एलेक्सा को मैसेज करते होंगे। तो यहाँ पर बताती जैसे मैं अपनी फोटो डालती थी ना वर्कआउट वगैरह की या फिर कोई भी इक्विपमेंट की, तुरंत मुझे बडी मर्फी की तरफ से मैसेज आता था एंड वो कहता था कि ये सिर्फ फोटो है या फिर तुम सही में इस टाइम वर्कआउट कर रही हो या सिर्फ फोटो वगैरह डालने के लिए थोड़ा शो ऑफ करने के लिए तुमने थोड़े टाइम के लिए जो डंबल वगैरह एंड जो थोड़ा वर्कआउट का इक्विपमेंट्स है वो उठा लिए और उसके बाद तुमने वहीं छोड़ दिया, सिर्फ फोटो पोस्ट कर दी है। और एलेक्सा ब्लिस कहती है यहाँ पर मैं मजाक नहीं करूंगी, हमेशा ऐसा 50-50% होता था, डिपेंड करता है कि कौन सा दिन है, मेरा उस टाइम मूड कैसा है। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि सिर्फ वो फोटो डालती थी और एक्चुअल में वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज नहीं किया करती थी, जो कि मेरे हिसाब से ये काफ़ी कमाल का केस है यहाँ पर भाई एलेक्सा ब्लिस का भी, कि जब उनका मूड होता है वो सिर्फ तभी एक्सरसाइज या फिर जिमिंग वगैरह करती हैं। और इस कमाल की स्टोरी के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो कि इस बार हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। और क्या रेसलमेनिया 37 के अंदर रोमन रेंस के अपोनेंट्स को मिलने वाली है बू, और जो फैंस है वो करने वाले हैं चीयर्स रोमन रेंस को या फिर नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरी तरह जो रोमन रेंस के और भी काफी सारे फैन होंगे जो कि शायद मेरी तरह रोमन रेंस का जो हील टर्न है वो देखना चाहते थे और फाइनली सालों के अरसों के इंतजार के बाद जो रोमन रेंस का हील टर्न है वो होता है। आई नो कि अभी फिलहाल जो रोमन रेंस का बेबी फेस वाला इससे पहले पूरा करियर था वो भी काफी कमाल का रहा था, लेकिन शायद जो रोमन रेंस हील है ना वो एक अल्टीमेट सुपरस्टार की तरह, वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि WWE को या फिर कह लो स्मैकडाउन को अपने कंधों के ऊपर बहुत इजीली कैरी कर रहे हैं। और शायद जो बेबी फेस वाला रोमन है उसको ये चीज करने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर रहती है, वो हमेशा शो पर बरकरार नहीं रहते। आई नो मेन इवेंट के अंदर स्टिल रहते, लेकिन शायद पूरे शो को जिस तरीके से रोमन अभी फिलहाल रन कर रहे हैं हील वाले, वैसा एक बेबी फेस रोमन नहीं कर पाता। और भाई इसी चीज को लेकर एक क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा जाता है आज के रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर, उनसे ये बात पूछी जाती है कि आप ये जानते हैं कि जो रोमन रेंस का हील टर्न का इंतजार है फैंस लंबे अरसों से कर रहे थे, अब आप और डैनियल ब्रायन रोमन रेंस के अपोनेंट हो, पेंडेमिक के बाद पहला रेसलमेनिया का ऐसा शो होगा जहां पर फैंस रिटर्न करेंगे, तो क्या आपके हिसाब से रोमन रेंस को क्या रिएक्शन मिलेगा फैंस की तरफ से? एज कहते हैं तुम एकदम
एकदम सही कह रहे हो भाई। जो फैंस है जो चीज़ लंबे अरसे से देखना चाहते थे, आप खुद सोचो अगर वो चीज़ आपके सामने आ जाती है तो शायद उसे देख के आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया के अंदर फैंस की तरफ से चीयर्स मिलने वाली है। और शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे और ब्रायन को भू भी मिलती हुई नजर आए, या फिर ये भी हो सकता है जिस तरीके से रोमन रेंस का विलन वाला या फिर कह लो हील वाला कैरेक्टर है, उस हिसाब से उसे वहां पर भू मिले और मुझे और डैनियल ब्रायन को रेसलमेनिया के अंदर चीयर्स मिलती हुई नजर आए। अभी फिलहाल आप कुछ कह नहीं सकते हो ना, क्योंकि जो फैंस का रिएक्शन है वो एक फ्लाइंग बर्ड की तरह हो चुका है आजकल के टाइम पर, स्पेशली पेंडेमिक के बाद जब पहली बार फैंस आएंगे। अगर आप थंडरडोम के अंदर सोच रहे हो रोमन रेंस को भू मिलती है और असली में भी वो चीज़ होगी, तो वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में होता कि जैसे मैंने कहा फ्लाइंग बर्ड की तरह ऑडियंस है, तो जहाँ पे भी पंछी जाके बैठता है उसका आपको एग्जैक्ट अंदाजा नहीं होता, वैसे ऑडियंस भी है। वो सुपरस्टार को देख के भू करेगी या फिर चीयर्स करेगी, ये फॉर सिर्फ ऑडियंस के ऊपर डिपेंड रहता है। और भाई ये कुछ बातें जो कि एज रिवील करते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, और मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को मिलने वाला बेबी फेस वाला यहाँ पे पूरा रिएक्शन, और उन्हें मिलने वाली है रेसलमेनिया 37 के अंदर चीयर्स। आपके हिसाब से जो ऑडियंस है वो उन्हें बू करने वाली है या फिर उन्हें करेगी चीयर्स? इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस बार एक WWE हॉल ऑफ फेमर के बारे में जुड़ी है। और भाई उन्होंने भी रिसेंटली काफी कमाल की एक स्टोरी रिवील कर दी है, जहां पर उन्होंने ये बात बताई है कि विंस मैकमैन ने सिर्फ और सिर्फ अपना प्राइवेट जेट भेजा था उस सुपरस्टार की रेसलमेनिया के बाद के रॉ के एपिसोड की अटायर के लिए। आप सभी ये तो जानते हो जो कि WWE को पुराने और लंबे टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हो कि रेसलमेनिया 18 के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा मैच दिखाई दिया था, जहां पर हल्क होगन ने फेस किया था द पीपल चैंप रॉक का। और उसकी कुछ फोटोज अगर अवेलेबल होंगी इंटरनेट के ऊपर तो भाई आप लोग स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे होगे। और ये कुछ फोटोज है उस मैच की, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो हल्क होगन की अटायर है वो अभी के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज है। यहाँ पर उन्होंने कुछ ब्लैक टाइप की अटायर पाई हुई है, जो कि उनकी ओरिजिनल अटायर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ब्लैक कलर के कुछ कपड़े पाए हुए थे, एक्चुअल में जो उनकी अटायर है वो रेड एंड येलो कलर की थी। तो उस टाइम जब जो हल्क होगन है रेसलमेनिया में ये वाली अटायर पाकर आते हैं, तो जो फैंस है वो 50-50 अपना रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग बू करते हैं और उन्हें जो ये वाली अटायर थी ब्लैक वाली बिल्कुल पसंद नहीं आती, और कुछ जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इस अटायर को चीयर्स करते हुए नजर आते हैं। तो जैसे ही मेरा और द रॉक का मैच खत्म होता है, हम लोग रेसलमेनिया के बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं। विंस मैकमैन तुरंत मेरे पास आता है और वो कहता है कि जो रेसलमेनिया ये बात का कल का रॉक का एपिसोड है, उसके लिए तुम्हारे पास वो जो रेड एंड येलो वाली अटायर थी तुम्हारी वो है ना, क्योंकि ऑडियंस का अच्छा रिएक्शन था नहीं इस ब्लैक अटायर को लेके। हल्क होगन यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई विंस मैकमैन मेरे पास वो अटायर नहीं है, एक्चुअल में वो जो अटायर है मेरे घर के ऊपर पड़ी हुई है, और शायद मैं कल का जो रॉक का एपिसोड है वो उस अटायर के कारण मिस भी करने वाला हूँ। विंस मैकमैन कहते हैं ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ऐसा करो तुम बताओ तुम्हारी जो पूरी अटायर वगैरह या फिर जो ड्रेस है वो कहाँ पर रखी है, मैं अपने कुछ बंदे को भेजता हूँ, वो जाके ले आएंगे आराम से तुम्हारे घर से जाके वो ड्रेस या फिर कह लो अटायर, और तुम कल रॉक के एपिसोड के अंदर उसे बहुत ईजिली पहन पाओगे। हल्क होगन यहाँ पर कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास 22,000 स्क्वायर फीट का एक लंबा चौड़ा हाउस है जो कि पूरे तरीके से फुल पैक्ड है, तो शायद वहां पर जो चीज़ है मेरी ढूंढना किसी और बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। फिर विंस मैकमैन कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ मैं अपना जो प्राइवेट जेट है वो भेज देता हूँ, तुम उसमें जाओ रातों रात जाके अपनी जो अटायर है वो ले आओ, और कल सुबह जो रॉक का एपिसोड है वो तुम आराम से अटेंड कर सकते हो। तो सुनने में काफ़ी क्रेजी चीज़ लगी। वैसे विंस मैकमैन अपनी जो चीज़ है उसको बिल्कुल भी छूने नहीं देते हैं किसी भी WWE सुपरस्टार को, इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार ना, जैसे अभी फिलहाल रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर एंड जॉन सीना वगैरह हैं। लेकिन भाई लगता है ऐसा उस टाइम हल्क होगन को लेकर काफ़ी दयावान हो गए यहाँ पर विंस मैकमैन, और इसीलिए उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट जेट भेज दिया सिर्फ और सिर्फ हल्क होगन की येलो एंड रेड अटायर के लिए। तो भाई मुझे तो काफ़ी क्रेजी स्टोरी लगी। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है अब मुझे नहीं पता, मैं हर अपडेट ये बातें लाइन क्यों ऐड करते रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो कि इस बार द शोज ऑफ द शोज रेसलमेनिया 37 के बारे में जुड़ी है, और अब हो सकता है मे बी रेसलमेनिया 37 के डे 1 का या फिर नाइट 1 कह लो उसका मेन इवेंट चेंज, क्योंकि अब WWE चैंपियनशिप का मैच नहीं करने वाला है रेसलमेनिया को हेडलाइन। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल होगा या फिर नहीं रेसलमेनिया के अंदर, तो भाई रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही हैं सामने कि नाइट 1 के अंदर या फिर कह लो डे 1 के अंदर जो रेसलमेनिया का शो होगा वहां पर आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल नहीं होगी, बल्कि उसकी जो WWE शुरुआत है वो एक धांसू एंड धमाकेदार मैच एंड एंट्रेंस के साथ करना चाहती है, ताकि जो फैंस है उसको देखकर एक पॉजिटिव रिएक्शन रखे पूरे रेसलमेनिया को लेकर। वहीं अगर आप शुरुआत में भाई वो चीज़ें रख दोगे कि भाई काफ़ी सारे जो WWE सुपरस्टार हैं वो जस्ट ऐसे बल्क में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो शायद ऑडियंस उस चीज़ को देख के ज़्यादा खुश रहेगी नहीं। इसलिए विंस मैकमैन ने ये भी फिलहाल आइडिया रखा है
कि रेसलमीनिया नाइट 1 के अंदर नहीं बल्कि नाइट 2 के अंदर हम लोग आंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में भी करवा सकते हैं। में भी भाई, में भी नहीं, जो भी कह लो। और यहाँ पर भी भाई रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं सामने, और रिपोर्ट्स का मानना ये है कि WWE रेसलमीनिया 37 की नाइट 1 की जो शुरुआत है वो WWE चैंपियनशिप मैच के साथ करने वाली है। और उस नाइट का जो मेन इवेंट होने वाला है वो होगा साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और भाई दूसरा रेसलमीनिया होगा हिस्ट्री के अंदर जहां पर जो वुमेन्स है वो हमें रेसलमीनिया को हेडलाइन करते हुए नजर आएंगी। हमने इससे पहले देखा था, आई थिंक रेसलमीनिया वो 35 था, जहां पर रोंडा राउजी ने शार्लेट फेयर एंड बेकी लिंच का फेस किया था। तो भाई उसके बाद दूसरा रेसलमीनिया ऐसा होगा जहां पर अगर साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर का जो मेन इवेंट है, मैच है, वो हेडलाइन करता है कि वुमेन्स पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार रेसलमीनिया को हमें हेडलाइन करते हुए नजर आएंगी। वैसे सुनने में सही भी है, अगर WWE मैकिंटायर एंड लैशली के मैच में कोई चेंज नहीं करती है तो शायद अगर आप शो की शुरुआत वैसे करोगे तो काफी मजा आने वाला है, जो ऑडियंस घर पे बैठे ही देखेगी। स्पेशली इंडिया के अंदर भाई हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और शायद इस मैच को देख के थोड़ी नींद जल्दी खुल जाएगी, वरना शायद आंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल अगर चलेगी उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा नहीं, तो मेरी तरह काफी सारे लोग सो जाएंगे। तो शायद काफी अच्छा डिसीजन है WWE का। बाकी देखो भाई आगे क्या होता है, साशा बैंक्स बियांका ब्लेयर का मैच मेन इवेंट होता है या फिर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं विंस मैकमैन सही है। और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच अगर नाइट 1 के अंदर सबसे पहले भी हो जाता है, इसको लेकर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।